जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आप सबों के बीच जो है लेकर आए हैं आज इतिहास पाठ 2 से। पाठ का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना एक राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सन यात सेन कौन थे, ये देख रहे हैं आप, यही है सन यात सेन। इसके बारे में पढ़ेंगे जो इंडो चाइना अर्थात चीन की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखिए, इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले आप जान जाइए कि इनमें कौन कौन से देश मिलकर आंदोलन किए थे। इन्हीं आंदोलन के अनुसार जो है इसका नाम दिया गया इंडो चाइना। बहुत बच्चे जो है इंडो चाइना नाम सुनते होंगे तो घबरा जाते होंगे। इंडो चाइना, तो इसमें देखिए कौन कौन सा देश है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन 3 देशों के बीच जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जिसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अर्थात वह देश जो है स्वतंत्र अपने आज़ादी के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, यानी वह देश की आज़ादी की प्राप्ति हुई। तब उसमें जो है राष्ट्रवादी आंदोलन का नाम दिया गया। अब देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन क्लास 10th से है और इसमें सारा क्वेश्चन आपको टेकअप कराएंगे, क्वेश्चन आंसर। तो इत्मीनान से आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा जो है हिस्ट्री समझ में आएगा, इतिहास पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, लाइक कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों के पास भी यह ऑडियो वीडियो पहुंच जाए, जिसके माध्यम से बच्चा जो है कहीं पर भी बैठकर तैयारी कर सके। तो चलिए देखते हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इसमें सन यात सेन क्या भूमिका आएगा, लेकिन कौन सा तथ्य था कि यह क्रांति इन 3 देशों के बीच हुई। तो सबसे पहले बारी बारी से देख लेते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, कहता है क्या कि वियतनाम जो है दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। वियतनाम क्या है? एक देश है वियतनाम। आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य है, यानी वहाँ पर समाजवादी समाज के लोग, एक दूसरे के अनुरूप समझने बुझने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वही कहता है कि वियतनाम क्या है? एक देश है। यह कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में चीन, यानी वियतनाम का चौहद्दी पूछेगा तो बता देना कि उत्तर में चीन पड़ेगा और उत्तर पश्चिम में लाओस पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। तो अब देखिए, किसके किसके बीच आंदोलन हुआ था राष्ट्रवादी? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों क्या है? एक दूसरे से सटे हुए हैं। लेकिन यह कहाँ है? तो हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लाओस के बारे में। आपको दे रहे हैं कि लाओ लोग मूल रूप से यूनान चीन से एक जनजाति थे। लाओ नामक एक जनजाति था। वह कहाँ का था? तो यूनान का और चीन से एक जनजाति थे, एक प्रकार के जाति की पहचान थी, जिन्हें 13वीं शताब्दी से खमेर साम्राज्य की सीमा तक दक्षिण में धकेल दिया गया। इसको हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया कि आप यहीं पर रहिए आप लोग। लैन झांग या लाख हाथियों की भूमि कहे जाने वाले पहले लाओ साम्राज्य की स्थापना 1353 ईस्वी में हुआ। किसका? लाओ साम्राज्य का। तो उसी लाओ के नाम पर जो है लाओस इसका नाम पड़ा, उसी लाओ के नाम पर जो है लाओस पड़ा। और इस देश को जो है क्या कहते हैं? लाख हाथियों का भूमि कहे जाने वाला पहला गणराज्य बना, पहला साम्राज्य बना, यानी हाथियों का देश कहा जाता है किसको? लाओस को।
तो 1353 में फानगुम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फानगुम के द्वारा। किसको? लाओस साम्राज्य को। ठीक है, तो लाओस देख लिया। अब चलते हैं कंबोडिया। कंबोडिया एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि में स्थित है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम भी था, कंबोडिया भी है, जिसकी सीमा से सटे देश थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड की खाड़ी है। तो सबसे देखना है कि लाओस से भी कंबोडिया सटा हुआ है और वियतनाम से भी लाओस सटा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। यह देश अपनी जो है क्या कहता है कि संपूर्णता के अंदर स्थित है, उष्णकटिबंधीय इंडो मलायन इको जोन और इंडो चीन समय क्षेत्र के अनुरूप है। उष्णकटिबंधीय इंडो मलायन। तो इस तरह से आपने देखा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए, तो ये आप समझ गए कि ये 3 देशों के ही बीच ही राष्ट्रवाद का आंदोलन हुआ था। चलिए देखते हैं। अब कहता है कि इंडो चाइना में आधुनिक देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। कन्फर्म हो गए ना? क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडो चाइना में कौन कौन सा देश शामिल है, तो लिखना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। 1945 में वियतनाम ने फ्रांस से औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की। किससे? फ्रांस से। कैसे भैया? तो फ्रांस जो है वियतनाम पर अपना कब्जा जमाया हुआ था। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, तो उसके अनुरूप जो है फ्रांस जो है वियतनाम पर अपना कब्जा, आधिपत्य जमाया हुआ था। तो वहीं कहता है कि 1945 में वियतनाम ने फ्रांस से औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता से पहले यह चीनी साम्राज्य के अधीन था। चीनी साम्राज्य के अधीन था। कौन? वियतनाम। तो चीनी साम्राज्य से अधीन था, तो वह चीनी साम्राज्य से क्या किया? फ्रांस से तो औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की 1945 में, और स्वतंत्रता से पहले यह चीनी साम्राज्य के अधीन था, कहता है ना, तो वह चीन से संबंधित था, इसीलिए इसका आंदोलन का नाम पड़ा इंडो चाइना। अब देखते हैं अगला क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भी वियतनाम ने चीनी संस्कृति और चीनी शासन व्यवस्था को अपनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद भी, क्योंकि उसका साम्राज्य था, उसके अंदर का राज्य था वियतनाम, तो वह जो है जब स्वतंत्र तो हो गया 1945 में, तो स्वतंत्रता के बाद भी वह वियतनाम चीनी संस्कृति यानी चीनी भाषा और चीनी शासन व्यवस्था को अपनाए रखा वियतनाम। अब देखिए, अब इसका मूल कारण क्या होता है? मूल कारण होता है कि औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध किया गया। या औपनिवेशिक यानी एक दूसरे पर कोई कब्जा जमाकर, आधिपत्य जमाकर उसको अपना शासन व्यवस्था मनवाता था, तो वह जो है औपनिवेशक कहलाता है या उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी एक शक्तिशाली देश द्वारा कमज़ोर देशों पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो देखिए क्या कहता है कि 1858 में फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। 1858 में फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। पूरा आपको विस्तृत दे रहे हैं कि फ्रांसीसी सैनिक जो है वियतनाम पर धरती पर कब डेरा डाला, तो 1858 में। जैसे भारत में जो है अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, उसी तरह से 1858 में डाला। 1880 के दशक के मध्य तक उन्होंने उत्तरी क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। आज़ाद कब हुआ? 1945 में ना, लेकिन 1880 से कहानी पहले चालू हो गई। तो 1880 के दशक में जो वह मध्य में आकर अपना जो है डेरा जमा लिया, अपना आधिपत्य कर लिया। यही राष्ट्रीय आंदोलन का मूल कारण पड़ा, औपनिवेशवाद। तो फ्रांस ने आकर आधिपत्य जमाया। फ्रांसीसी ने क्या कहता है कि फ्रांसीसी ने कॉलोनियों को क्यों जरूरी समझा, यानी फ्रांसीसी ने कॉलोनियों को क्यों जरूरी समझा? तो देखिए इसका है कि प्राकृतिक संसाधनों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए, यानी किसी प्रकार का संसाधन वस्तु को आपूर्ति करने के लिए फ्रांसीसियों ने कॉलोनियों का
ही मार्ग चुना, उसी को आवश्यक समझा तो उस पर कब्जा कर लिया। पिछड़े समाजों तथा सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व है। पिछड़े समाजों तथा सभ्यता की रोशनी सबके बीच जो है अपना जो है वर्चस्व का फैलाव, अपना मंतव्य पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व है। ये कहता है कि वह जो है विकसित यूरोपीय राष्ट्र का दायित्व है। अब देखिए क्या कहता है कि क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है? तो वियतनाम के आर्थिक विकास की बधाई क्या है? ज़्यादा आबादी, वहाँ पर बहुत सारा आबादी हो गया था। कृषि की कम उत्पादकता, कृषि यानी फसलें जो है बहुत कम मात्रा में उत्पादन होती थी। किसानों पर भारी कर्ज था वियतनाम पर। वियतनाम के जितने भी लोग थे तो उसकी जो है बाधक थी यह सारी व्यवस्थाएं जो उसको लचर व्यवस्था कर रखी थी, और इसका फ़ायदा उठाकर फ्रांस ने वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। ठीक, तो अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। तो देखिए आगे क्या कहता है कि आधुनिक दिखने की चाह क्या है कि पश्चिम शैली की शिक्षा प्रदान करने के लिए 1970 में टोनकिन की फ्री स्कूल शुरू किया गया। स्कूल अपने छात्रों को पश्चिम शैलियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। ये इस तरह से जो है चाह बढ़ी। स्कूलों में विरोध की स्वर, जब उस तरह की व्यवस्था बनी तो स्कूलों में विरोध हुआ। क्या विरोध हुआ? तो शिक्षकों और छात्रों ने पुस्तकों एवं पाठ्यक्रमों का विरोध किया। शिक्षक और छात्रों ने 1920 के दशक आते आते छात्र छात्राओं राजनीतिक दलों का गठन करने लगे, जैसे कि जुआ अन्नान की पार्टी। तो छात्र और शिक्षक मिलकर क्या करने लगे? विरोध करके अपना जो है एक तरह से राजनीतिक दल का गठन करने लगे। अब कहता है कि स्कूल जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। स्कूल ही जहाँ पर सरस्वती का आगमन होता है, जहाँ पर बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं पर क्या हुआ? संस्कृति और राजनीति की लड़ाई छिड़ गई, सभ्यता की। अब कहता है कि वियतनामी बुद्धिजीवियों ने वियतनामी भूभाग और सांस्कृतिक दोनों के नुकसान होने की आशंका जताई। अब वियतनामी लोग जो है इस पर क्या करने लगे? अपना जो है गुफ्तगू करने लगे, आपस में मिलकर सलाह करने लगे कि जब तो स्कूल में ही क्रांति होने लगी, लड़ाई छिड़ गई, स्कूल ही राजनीतिक का गढ़ बन गया, तो अब जो है दोनों जो है भूभाग और संस्कृति दोनों का नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखिए आगे क्या हुआ। उसी समय जो है हनोई में फ्लेग और हड़ताल हो गया। फ्लेग एक बीमारी है। तो वहीं कहता है कि फ्रांस का हनोई शहर एक सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में बनाया गया था, जहां पर आप सुनिएगा कि फ्लेग में जो है इतना इसका शासन था कि वियतनाम के लोगों को वह कहा करते थे कि आप मूस पकड़िए। देखिए अब मिलेगा आपको 1903 में हनोई के आधुनिक हिस्से में ब्यूबानिक फ्लेग फैल गया। 1903 में फैल गया। शिविरों ने एक बड़े परिवहन प्रणाली के रूप में भी काम किया, जिससे चूहों को शहर के चारों ओर निर्बाध घूमने के लिए आदर्श साबित हुआ। चूहों को जो मूस आप देखते हैं उसको जो है शहरों में चारों तरफ निर्बाध बिना विरोध के घूमने की आज़ादी मिल गई। अब देखिए, अब यह देखकर चूहों की पकड़ धकड़ चालू हुई। चूहों को घुसपैठ रोकने के लिए 1902 में जब फ्लैग आया था, बीमारी को पकड़ने की मुहिम शुरू किया गया। कौन सा मुहिम था? तो फ्रांसीसी ने वियतनामी श्रमिकों को काम पर रखा और उनके प्रत्येक चूहे पकड़ने पर भुगतान किया जाता था। तो फ्रांसीसी ने वियतनाम के श्रमिकों को क्या किया कि उसको जो है काम पर रख लिया, और काम किया था कि मूस पकड़ना, चूहा पकड़ना। आप जितना चूहा पकड़ेंगे उसके अनुरूप आपको पैसा दिया जाएगा। तो वह फ्रांसीसी लोग जो है इसको अफवाह में या
तांत्रिक विद्या के अनुरूप या जो भी है, क्या बोलते हैं, ओझा गुनी के अनुसार या कोई प्रचलन चल दिया था कि चूहों को पकड़ा जाएगा तो आपका प्लेग रोग दूर हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए फ्रांसीसी ने वियतनामी मजदूरों को क्या किया, काम पर रखा और उसको काम किया दिया कि प्रत्येक चूहा पकड़ने पर भुगतान किया जाएगा। यानी जितने चूहे आप पकड़ेंगे उस चूहे के माध्यम से आपको, संख्या के माध्यम से जो आपको भुगतान यानी पैसा दिया जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, वियतनामी श्रमिक चूहों को पकड़कर उसकी पूंछ काट लेते थे और उसे जिंदा जाने देते थे। तो पूंछ काट लेते थे किसका, चूहा का, ये तो अन्याय है। तो इस तरह से वियतनामी लोगों को जो है टॉर्चर किया गया। अब वियतनाम के लोग जो है धीरे धीरे इस टॉर्चर व्यवस्था से उब गए थे। तो वही कहता है कि पूंछ काट करके और उसे जिंदा छोड़ देते थे, इस तरह से उसका आदेश था। प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसा देने की कार्यक्रम बंद कर दी। यानी प्रतिरोध भी हुआ और असहयोग भी हुआ, यानी इससे जो है प्लेग की बीमारी नहीं गई और इससे तंग आकर फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने का कार्यक्रम बंद कर दिया। देखा कि अब तो खजाना हमारा समाप्त हो जाएगा, और प्रतिरोध भी हो रहा था कि अच्छा काम नहीं है, गलत काम है, ये सारा जो है टोटका जो है गलत है। तो इस तरह से फ्रांसीसियों ने क्या किया, तंग आकर चूहे के बदले पैसा देना बंद कर दिया। ठीक, अब चलते हैं सन 1868 में विद्वानों का विद्रोह हुआ। सभी बुद्धिजीवी जो है इसको विद्रोह कर दिए। किस अवस्था में, क्योंकि देखते थे कि वियतनाम में ही स्कूल में ही लड़ाई छिड़ गई है, राजनीतिक दल गठन हो गया। जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वहीं जो है राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना संगठन बना रहा है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों ने किया था। इस विद्वान विद्रोह का किया था। ग्यून और हाई तियन ने विद्रोह का नेतृत्व किया और 1000 कैथोलिकों को मार डाला। विद्रोह किया और 1000 कैथोलिकों को मार डाला। 18वीं शताब्दी के मध्य तक देखिए कितना लोगों के ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख लोगों को जो है क्या किया गया, ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया गया। कब, 18वीं सदी में। और 1000 कैथोलिक को जो है मार भी दिया गया, जान से मार दिया गया विद्वानों के द्वारा। अब वही कहता है कि हाओ आंदोलन शुरू हुआ। विद्वानों के बाद फिर आंदोलन हुआ, हाओ आंदोलन हुआ। तो हाओ आंदोलन की शुरुआत 1939 में इसके संस्थापक हुए इन फूसो के नेतृत्व में हुई। उन्होंने फिजूल खर्च की आलोचना की और बालिका वधुओं की बिक्री, जुआ, शराब और अफीम इस्तेमाल का भी विरोध किया। बताइए कितना शर्मनाक बात है कि क्या किया, फिजूल खर्च की आलोचना की और बालिका वधुओं की बिक्री, यानी लड़कियों की बिक्री और वधुओं की बिक्री, यानी जिसके घर में वह औरतें बहू के रूप में थी तो उसको भी बेचा जा रहा था पहले के इस आंदोलन से पहले इंडो चाइना में। तो उसका भी विद्रोह किया, जुआ का भी विद्रोह किया और शराब और अफीम का इस्तेमाल पर भी विरोध किया। हाओ आंदोलन के अनुरूप कौन कौन, बुद्धिजीवियों के द्वारा। तो अब देखिए आगे क्या कहता है कि फ्रांसीसी ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसे पागल खाने में भेज दिया। फ्रांसीसी ने उसे पागल घोषित करके उसके पागल खाने में भेज दिया। 1941 में उन्हें मुक्त कर वियतनाम से लाओस भेज दिया और उनके अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। यानी उसके जो संपर्की थे उसको जो है यातना शिविर में डाल दिया गया, यानी वहाँ पर उसको यातना दी जाती थी, पीड़ा दी जाती थी, यानी एक तरह से कहिए कि जेल में डाल दिया गया। और उसको वियतनाम से लाओस भेज दिया गया कि ये यहाँ पर रहेगा तो इस तरह के आंदोलन करता ही रहेगा। अब देखिए कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद यहीं से उत्पत्ति होता है। इतना फ्रांसीसी लोग तंग किया
तो तंग करने के बाद जो है अब कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद का अग्रसर की ओर बढ़ा। क्या कहता है कि 1930 के महामंदी ने वियतनामी बेरोजगारी, गरीबी और ग्रामीण विद्रोह को जन्म दिया। कौन कौन जन्म दिया? तो बेरोजगारी, गरीबी और ग्रामीण विद्रोह का जन्म दिया। दूसरा क्या कारण था कि हो ची मिन्ह ने फरवरी 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? हो ची मिन्ह ने। कब किया था? तो 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक, आगे देखिए अब होता क्या है। जापान ने 1940 में वियतनामी पर कब्जा कर लिया। लो, वियतनाम पर भी जापान ने 1940 में कब्जा कर लिया। वियतनामी की आज़ादी के लिए वियतनामी स्वतंत्रता लीग, जिसे वियट मिन्ह के रूप में जाना जाता है, जापानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हनोई को आज़ाद करा लिया। हो ची मिन्ह सितंबर 1943 में वियतनामी के लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष बन गए। हो ची मिन्ह वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष बन गए। ठीक, अब देखिए वियतनामी गणराज्य क्या कहता है कि वियतनामी गणराज्य फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखना चाहता था। सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार 1954 में दी एन बियन फू ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और फ्रांसीसियों के हार के बाद जिनेवा में आयोजित शांति वार्ता वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया आज़ादी के बाद एक शांति वार्ता करके। हो ची मिन्ह और कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्तर में सत्ता स्थापित की, बाओ दाई ने दक्षिण में सत्ता स्थापित की। वियतनाम में, अभी आपको वियतनाम के बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट ने पार्टी जो स्थापना किए थे हो ची मिन्ह, तो इसको कहाँ मिला? उत्तरी भाग में इसको सत्ता दी गई और बाओ दाई ने दक्षिण में अपना सत्ता स्थापित की। अब देखिए आगे क्या कहता है कि बाओ दाई शासन जल्द ही नगो दिन डायम के नेतृत्व में तख्ता पलट द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी बाओ दाई शासन को जल्द ही समाप्त कर दिया गया। ठीक, नांगो दिम के नेतृत्व में तानाशाह सरकार बनी, उसको तख्ता पलट करके इसका विरोध नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम के एक व्यापक मोर्चा द्वारा किया गया। इसका विरोध किया गया। उत्तरी वियतनाम की मदद से एनएलएफ यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने देश के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई जब चालू हुआ तो इसमें हुआ अमेरिका का एंट्री। अमेरिका जो है इस युद्ध में प्रवेश किया। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अब देखिए साम्यवाद के डर से वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। जैसे अमेरिका जो है अभी यूक्रेन के बारे में हस्तक्षेप कर रहा है, वहीं रूस जो चीन मिलकर के यूक्रेन पर अपना आक्रमण जारी रखा हुआ है, तो उस तरह से अमेरिका जो है उसमें अपना प्रवेश किया। तो उसी तरह से पहले भी युद्ध में अमेरिका का प्रवेश, हजारों अमेरिकी सैनिक भारी हथियार और टैंकों से लेकर लैस होकर पहुंचे वियतनाम की तरफ। अब क्या कहता है कि घातक रासायनिक हथियार जैसे नापाम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बमों का उपयोग कर असंख्य गांवों को नष्ट कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा सकता था, यानी अमेरिका में भी इसका असर महसूस होता था। अमेरिकी लोग भी युद्ध में शामिल होने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे थे कि क्यों आप गए। वे लोग आपस में लड़ रहे थे तो आपका जाना वहाँ पर उचित नहीं था। तो अमेरिका में भी इसका विद्रोह चालू हो गया था। अब देखिए औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। फ्रांसीसी ने देश के स्थानीय लोगों को सभ्य बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा को ही एक रास्ता के रूप में दिखता था। आधुनिक सोच उसकी क्या थी कि शिक्षा की भाषा चीनी भाषा वियतनामी कुलीन लोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। चीनी भाषा वियतनामी धनी और अभिजात्य लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। ठीक, अब कहता है कि कुछ नीति निर्माताओं ने फ्रेंच भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वे फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता का कायल हो जाए। अब कहता है कि अन्य लोगों का सुझाव मिला
कि वह छोटी कक्षाओं में वियतनामी भाषा में और उच्च कक्षाओं में फ्रेंच भाषा में शिक्षा दी जाए। फ्रेंच भाषा में, जो आज आपके दिल्ली सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय उसमें फ्रेंच, जापानी इस तरह की भाषाएं दी जाती है। फ्रेंच सीखने और फ्रांसीसी संस्कृति अपनाने वाले लोगों को फ्रेंच नागरिकता से पुरस्कृत किया जाता था। वियतनाम के केवल धनी वर्ग ही स्कूल में दाखिला ले सकते थे। केवल धनी वर्ग ही स्कूल में दाखिला ले सकते थे। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया था। आधुनिक दिखने की चाह। अब देखिए इसका बारे में जो है कह सकते हैं क्या, तो आप देखिए आगे जो है क्या कहता है वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम एक कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ। अब इसमें कहता है कि वियतनाम की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से चावल खेती और रबर के बागानों पर आधारित थी। इन मुख्य रूप में फ्रेंच और वियतनामी अभिजात वर्ग का स्वामित्व था, ठीक ना। तो इस तरह से उसका मुख्य कार्य जो है किस तरह से होता था ये सब आपने देख लिया। अब देखिए क्या कहता है कि रबर, चावल खेती इसका उत्पादन होता था और कहता है कि रबर के बागानों में काम करने के लिए वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध किया गया था, यानी बंधुआ मजदूर के रूप में जो है रख लिया गया था। तो इसी कारण से जो है राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन। तो वही कहता है कि हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। तो हो ची मिन्ह जो राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना किया था, फुटपाथों और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क जिसका उपयोग उत्तर दक्षिण तथा सैनिकों और रसद सामग्रियों को ले जाने के लिए किया जाता था। अब कहता है कि अमेरिका ने नियमित आपूर्ति को बाधित करने के लिए इस मार्ग पर भारी बमबारी की, लेकिन गहन बमबारी के बाद भी इस महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन को बाधित नहीं कर पाया और उन्हें फौरन मरम्मत कर लिया जाता था अमेरिका के द्वारा। तो मान लें कि ये खाने पीने का जैसे है सेब है, तो ये सेब है, इसको ले जाने का जो रास्ता है, अनाज है, कोई भी है, फ्रूट है, तो उसके रास्ते पर ही बम गिराकर अमेरिका क्या कर देता था, नष्ट कर देता था। लेकिन उसके बावजूद भी वह बमबारी करके नष्ट करता था मार्ग को और भूल भुलैया मार्ग को वह पुनः चालू कर लिया जाता था। युद्ध का अंत क्या हुआ कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा। यह पहला युद्ध था जिसे टेलीविज़न युद्ध कहा गया, क्योंकि इस युद्ध के दृश्य दैनिक समाचार कार्यक्रम में टेलीविज़न पर्दों पर दिखाए जाते थे। पहले जनवरी 1974 में पेरिस शांति समझौते के साथ ही अमेरिका का साथ संघर्ष समाप्त कर दिया गया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 30 अप्रैल 1975 को साइगन राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं वियतनाम देश। कब? 30 अप्रैल 1975। तो इस तरह से आपने वियतनाम के बारे में पढ़ा, कंबोडिया के बारे में पढ़ा, लाओस के बारे में पढ़ा, किस तरह से उसमें आंदोलन हुआ और इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यह था क्लास 10th का। और आपको जो है हम बता रहे हैं कि अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सारा आपको अगले वीडियो में देंगे। आपको संक्षेप में समझाए थे कि इंडो चाइना क्या है, इंडो चाइना राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसमें कौन कौन देश था, कौन कौन शामिल था, कैसे उसकी स्थिति थी, इसके बारे में देख लिया। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और लाइक कमेंट करते हुए फेसबुक पर भी आप फॉलो करें, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।